नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अरविंद आपका अपनी क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हम जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है ये आयुर्वेद के लिहाज से जान रहे थे। तो आयुर्वेद में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी शारीर रचना एंड क्रिया विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है, और जो हर प्रकार के जो एग्ज़ाम हैं उनके सिलेबस के अंतर्गत ये दिया हुआ है। साथ में ही ये एलोपैथी के अंतर्गत, विज्ञान के अंतर्गत भी आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। तो इस विषय में हम सबसे पहले हमने शरीर के बारे में अध्ययन किया था। लास्ट लेक्चर्स में शरीर की परिभाषा के बारे में जाना था। उसके बाद में हमने आचार्य चरक एंड आचार्य सुश्रुत द्वारा बताए हुए आयुर्वेद में जो स्रोत होते हैं, जिनको चैनल्स बोलते हैं, जो रास्ते होते हैं शरीर के अंतर्गत, एक परिवहन प्रणाली होती है जो हम विभिन्न प्रकार के जो कच्चे माल, भोजन, वायु, जल और इनको शरीर के अंदर विभिन्न भागों तक पहुंचाने वाले जो रास्ते हैं, जो शिरा, धमनियाँ या लिम्फेटिक या लिम्फ होती हैं, उनके द्वारा हमारे शरीर में ये पहुंचती हैं। और पहुंचने के बाद शरीर के अंतर जो प्रोसेस होती है, उनमें कुछ पदार्थों को बाहर निकालते हैं मल के रूप में, कुछ पदार्थ न्यूट्रिशन, प्रोटीन और जो धातुएं होती हैं वो शरीर में वृद्धि का काम करती हैं। तो इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राणवायु स्रोत। तो चरक ने कुल 13 स्रोत बताए हैं। उनमें हमने फर्स्ट स्रोत जो लास्ट लेक्चर में जाना था उसका नाम था प्राणवायु स्रोत, यानी प्राणवायु मीन्स प्राणवायु यानी ऑक्सीजन। तो हमने जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी जाना था। तो जो प्राणवायु सिस्टम है उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, यानी जो वायु को यानी ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर पहुंचाता है। तो उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत आचार्य चरक ने जो उसके मूल के बारे में बताया था। तो सबसे पहले हम जो भी स्रोत होता है उसके मूल के बारे में जानते हैं। उसमें हमने जो प्राणवायु यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनके बारे में अध्ययन किया था, लंग्स के बारे में जाना था। इसी प्रकार से तो प्राणवायु सिस्टम के बारे में जानने के लिए आप लास्ट लेक्चर्स को देख सकते हैं। इस लेक्चर्स में हम अध्ययन करेंगे उदक व स्रोत, यानी उदक मीन्स जल एंड वह मीन्स वहन करने वाला। तो जल को शरीर के अंदर पहुंचाने वाला जो स्रोत है उसको उदक व स्रोत बोला है, जिसको इंग्लिश में हम लिम्फेटिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। यानी ये अपने शरीर में जल की मात्रा आपको पता है कि सबसे ज़्यादा होती है, तो ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सबसे पहले हम आचार्य चरक ने विमान स्थान में इसका श्लोक दिया है। चैप्टर 5 में 8 नंबर जो श्लोक है वो बताया कि उदक वहानाम स्रोतसाम तालु मूलम कलोमम, यानी तालु यानी जो जीव की ऊपरी सतह से जो संपर्क में रहता है, जो हमारा ऊपर का भाग है, जो मुख गुहा है उसके जो ऊपर का तालु आप सभी को पता है, उसको तालु बताया है। तो इसका मूल भाग है वो तालु एंड कलोम। कलोम यानी जो स्प्लीन का भाग है। कलोम के बारे में कोई स्पेशल दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो हम स्प्लीन जो अपनी पलिया होती है, इन दोनों को आचार्य चरक ने उदक व स्रोत के मूल बताए हैं।
इसी के साथ में ही आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में उद्दक व द्वे यानी इसके भी दो मूल होते हैं, तर्योमूलम तालु एंड कलोमम। तो उद्दक व स्रोत के बारे में आचार्य चरक एंड आचार्य सुश्रुत दोनों ने ही उनके मूल तालु व कलोम को बताया है। तो तालु रहता है प्लेट यानी जो अपना मुख है, मुख गुहा का ऊपर का भाग, कलोम यानी स्प्लीन। तो स्प्लीन को थ्रस्ट सेंटर ऑफ ब्रेन भी बोला जाता है, यानी ब्रेन का ये पिपासा के अंदर है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा प्यास लगती है। इसी के साथ आपको पता है जब भी व्यक्ति को प्यास लगती है तो सबसे ज़्यादा तालू पर इफेक्ट पड़ता है, उसके बाद होठ सूखते हैं, मसोड़े एंड गले में इफेक्ट पड़ता है। तो आचार्य चरक ने सबसे ज़्यादा जो उद्दक व स्रोत यानी जो जल वहन की जरूरत है उसके हिसाब से मूल बताए हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे उद्दक व स्रोत का परिचय। तो उद्दक व स्रोत के जो परिचय है इसके अंतर्गत दिया है कि उद्दक व स्रोत का मूल तालु व कलोम है। आचार्य चरक के मतानुसार उद्दक व स्रोत के दुष्ट होने पे, यानी कोई भी व्याधि होती है या बीमारी होती है तो जो उद्दक व स्रोत से रिलेटेड होती है तो उसमें जीव्या यानी इधर दिया हुआ है कि पर दुष्टानाम तु खल्वेश मिदम विशेष विज्ञानम भवति, यानी तदथा जीव्या तालवो ओष्टक कंठ कलोम शोष तथा अति प्रवर्ध पिपासा उत्पन्न होती है। यानी उद्दक व स्रोत को दुष्ट होने से इनमें बहुत ज़्यादा पिपासा यानी प्यास उत्पन्न होती है। तो ये इनके दुष्ट होने के परिणाम बताए हैं। इसी के साथ ही आचार्य सुश्रुत ने बताया कि तत्तर विद्वेश से पिपासा सधोमरण च, यानी आचार्य सुश्रुत के मतानुसार उद्दक व स्रोत दुष्टि होने से पिपासा तथा सधोमरण हो सकता है। अब हम उद्दक व स्रोत की दुष्टि के हेतु जानेंगे, यानी कारण कि किस वजह से इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या कारण हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोजेज ऑफ उद्दक व स्रोत जानेंगे। तो ओशनयात आमात भयात पानात अति शुष्क अन्न सेवनात्। तो ओशनयात होता है हॉट फूड्स कंजप्शन, यानी इसका कारण ये है कि दुष्ट होने का जो उद्दक व स्रोत है, लिम्फेटिक सिस्टम दुष्ट होने का कारण है हमको गर्म प्रकृति के फूड को कंजप्शन करना, अनडाइजेस्टेड फूड आमात, भयात भय का माहौल रहना, पानात यानी एल्कोहल कंजप्शन बताया, साथ में अति शुष्क अन्न सेवात यानी ड्राई फ्रूट्स एंड तरसन अति पिडनात, तो ये प्यास लगती है इसकी वजह से। तो ये कोज बताए हैं। इसी के साथ ही हम आपको आचार्य चरक ने आम दोष, उष्ण आहार विहार, भय, मद्यपान, शुष्क अन्न सेवन तथा तर्सना के वेग के धारण करने को उद्दक व स्रोत की दुष्टि का कारण बताया, हेतु यानी कारण। अभी मानव शरीर में सर्वाधिक 10 अंजलि मात्रा उद्दक की है यानी जल की है। तो ये हम अंजलि जो परिमाण का एक आयुर्वेद में नाम दिया हुआ है उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। उद्दक का कार्य क्लेदन बताया गया है, यानी ये आर्द्रता उत्पन्न करता है। उद्दक मूत्र व स्रोत से निकलने पर मूत्र तथा स्वेद व स्रोत से निकलने पर स्वेद संज्ञा के लिए जाना जाता है। अतः उद्दक व स्रोत का संबंध मूत्र तथा स्वेद की प्रकृति विकृति से भी है। रस, रक्त, लसिका, स्वेद व मूत्र इन सभी का प्रमुख घटक है वो उद्दक ही है। तृष्णा रोग में उद्देश्य या जलोदर में उदर प्रदेश में त्वक, मासांतर में जल का संचय हो जाता है। तो जलोदर में ये उदर प्रदेश में तथा त्वचा में ये मांस के अंदर जो जल का संचय होता है उसी को ही उद्दक बोला है, यानी लिम्फ। तो हम आगे लिम्फेटिक सिस्टम विस्तार से भी जानेंगे। अब हम जो उद्दक व स्रोत की जो
मुख्य व्याधियां हैं उनके बारे में जानेंगे। तो व्याधियों के अंतर्गत कोज हमने जान लिए थे, अब हम साइंस एंड सिम्टम्स यानी जो प्रभाव हैं, उदकवय स्रोत के जो प्रभाव हैं वो है जीवा, तालु, ओष्ठकंठ, क्लोमसोस, ये हमने पढ़ लिया पहले भी। तो इससे टंग, प्लेट, लिप्स, थ्रोट, स्प्लीन की जो ड्राइनेस, इसको क्लोम बोला है, थ्रस्ट, ये सब इसके दोष हैं, वो साइंस और ये सिम्टम्स बताए हैं, जिसके अंतर्गत उदकवय स्रोत दुष्टि की जन्य व्याधियां हैं, जिसके अंतर्गत तृष्णा यानी अस्वाभाविक रूप से उत्पन्न प्यास, जब बार बार जल ग्रहण करने पे भी तृप्ति न हो, बार बार जल की आकांक्षा बनी रहे, उसे तृष्णा रोग हो जाता है। इसकी वजह से विसूचिका, जिसको हम कलेरा और गैस्ट्रोएंटेरिटिस बोलते हैं, यानी ऊर्ध्व तथा अधोभाग से पर्वत आम दोष से उत्पन्न व्याधि को विसूचिका कहते हैं। तो कोलेरा होने की वजह से, जिसको आयुर्वेद में विसूचिका बताया है, वो भी उदकवय स्रोत की दुष्टि से होता है। नेक्स्ट है जो अतिसार यानी मल का अधिक मात्रा में निस्सरण ही अतिसार, जिसको हम इंग्लिश में डायरिया बोलते हैं, वो भी उदकवय स्रोत की दुष्टि की वजह से होता है। साथ ही डाइसेंट्री यानी परवाहिका, अहित भोजन करने वाले पुरुष की वायु बढ़कर संचित हुए कफ को गुद मार्ग से निकलने के लिए प्रेरित करते हैं। पुनः प्रवाहन करने से अल्प मात्रा युक्त मल कफ के साथ गुदमार्ग से बाहर निकलता है, इसे परवाहिका कहते हैं। तो ये परवाहिका की समस्या है, ये भी उदकवय है स्रोत के दुष्ट होने से है। तो इस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था उदकवय स्रोत से। उदकवय स्रोत के किसी भी स्रोत के सबसे पहले हम मूल जानते हैं, इसके भी 2 मूल बताए हैं। मूल के बाद हम उसके जो कारण रहते हैं दुष्ट होने के, वो जाना, फिर इसके जो प्रभाव जाने। तो ये है उदकवय स्रोत के बारे में जाना। अभी हम जानेंगे उदकवय स्रोत का जो ऑर्गन्स हैं यानी लिम्फेटिक सिस्टम को विस्तार से अभी हम जानेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम मीन्स होता है, इसको हम लसिका तंत्र भी बोलते हैं। तो इसमें लिम्फ होता है, लिम्फ जिसको हम लार भी बोल सकते हैं, यानी इसको एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसी को ही लसिका बोला है। तो हमारे शरीर में जो स्किन है, इसके 6 परत होती हैं। तो 6 परतों में सबसे जो एक्सटर्नल जो अपनी जो स्किन है, उसको उदक द्वारा बोला है, यानी जो प्रवाह है अपनी स्किन के बाहरी त्वचा पे होता है, उसी को उदकदार बोला है। तो वहीं से ये वर्ड लिया गया है उदकवय स्रोत, यानी जो शरीर में जो स्किन के अंतर्गत बहने वाला एक इसका अपना जो लसिका रहती है, लार रहती है, जो चिपचिपा पदार्थ है, और जिसका वर्ण यानी जिसका रंग है वो पारदर्शी बताया है, यानी पारदर्शी कलर का रहता है। और जब ऊपरी स्किन में कोई वर्ण या घाव हो जाता है, तो जो हमने देखा होगा एक वाइट वाइट यानी जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसी को ही बोला है लिम्फ या लसिका। तो हम अभी लसिका सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लसिका सिस्टम, जब हम आपको बताया था कि हम खाना खाते हैं, आहार लेते हैं, तो सबसे पहले पाचन होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत होता है। और पाचन के बाद में जब हमारे शरीर में पाचन होता है, तो पाचन के बाद में 2 टाइप के रस बनते हैं। एक बनता है सौम्य रस और एक बनता है
आगन्य रस। तो जो सौम्य रस बनता है, ये रस अपने इसको अवशोषित कर लिया जाता है, जिनका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा। तो जो अपनी रस वाहिनियाँ हैं, यानी रसायनियाँ भी बोलते हैं इनको लिम्फेटिक्स बोलते हैं, उनके द्वारा जो सौम्य रस है वो अवशोषित कर लिया जाता है। और ये दूध के कलर की होने की वजह से इनको हम लेक्टेल्स भी बोलते हैं, यानी लेक्टेल्स, जो सूक्ष्म आंत में हम पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से। और जो आगन्य रस बचता है वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो अब हम जो सौम्य रस, जो हम शरीर में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो पाचन के बाद में जो हमारे शरीर का सौम्य रस है वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर परिवहन करता है। तो आपको सबसे पहले हम बता रहे हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स एंड वेसल्स दैट मेंटेन द बॉडी फ्लूइड बैलेंस। तो इसका मेन काम फंक्शन रहता है ट्रांसपोर्ट क्लीन फ्लूइड बैक टू ब्लड। तो एक तो इनका काम शरीर में फ्लूइड की मात्रा का नियंत्रण करते हैं, इसके साथ ही ड्रेन एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू। तो शरीर के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड हो जाता है, वो स्वेद या मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है, तो अपने जो पसीना आता है उसके द्वारा। नेक्स्ट रहता है रिमूव डेब्रीज फ्रॉम सेल्स ऑफ बॉडी। तो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये जीवाणु व विषाणु से भी सुरक्षा करता है। ट्रांसपोर्ट फैट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, ये फैट को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन है। लिम्फेटिक सिस्टम में एक साफ तरल पदार्थ भरा रहता है, यानी जो लिम्फ होता है, जिसको लिम्फ बोलते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम अपना परिवहन तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम दोनों का काम करता है। सर्कुलेटरी इस तरीके से है कि ये एक्सेसिव फूड बाहर निकालता है, एंड प्रतिरोधक यानी ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो प्रतिरोधक का काम करती हैं, बैक्टीरिया व जीवाणु से हमारी रक्षा करती हैं, तो इसको प्रतिरोधक बोला है। अब हम सबसे पहले जानेंगे पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहला अपना पार्ट रहता है जो होता है लिम्फ। तो लिम्फ जो ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये हार्ट से वेन्स, आर्टरीज, जो ब्लू लाइंस में है ये वेन जाती हैं, वेन सिस्टम बोलते हैं, जिनको शिराएं बोलते हैं। जो आर्टरीज हैं यानी धमनियां हैं, जो रेड लाइन में दिखाई हुई हैं, इन्हीं के साथ साथ में एक लिम्फ्स भी जाती हैं, बहुत सारी लिम्फ जो शुरू में पतली होती हैं, धीरे धीरे ये बड़ा आकार ले लेती हैं। तो ये है लिम्फेटिक सिस्टम जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। तो इसके अंतर्गत लिम्फ होता है, लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं, इसके साथ ही इसी में लिम्फ जो अपनी कलेक्टिंग वेजल्स हैं ये दिखाई दे रही हैं। लिम्फ कैपिलरीज होती हैं जो स्मॉल भागों में बढ़ जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं। इसके साथ ही इसका मेन पार्ट है लिम्फ नोड। और आगे हम जानेंगे, फिर होता है इसके पार्ट में आते हैं स्प्लीन, थाइमस ग्रंथ जो ग्लैंड होती है वो आती है। तो वो हम आपको आगे, हाँ, ये स्प्लीन दिखाया गया है यहाँ पे, ये इसको स्प्लीन बोलते हैं, यानी जो प्लीहा, जो टॉन्सिल्स होते हैं, साथ में ही थाइमस ग्रंथि। तो ये सब हैं पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो हम एक एक करके इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले लिम्फ, आपको पहले बता दिया कि लिम्फ एक तरल पदार्थ होता है, जिसमें लिम्फ के अंदर जो 95% इसमें
वाटर रहता है, साथ में WBC होते हैं, और ये प्लाज्मा प्रोटीन तथा लिपिड भी पाए जाते हैं। तो इसको आजकल मॉडर्न में जो लिम्फ होता है इसको प्लाज्मा बोलते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ लिम्फ, अभी हमने पहले जाना था कि रोज़ लगभग 3 लीटर 3 लीटर फ्लूइड है वो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा निकलता है, और ये फ्लूइड लिम्फ नलिकाओं के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। फिर से ये फ्लूइड रक्त में परिवहन कर दिया जाता है। तो ये है फंक्शन ऑफ लिम्फ है। अब हम लिम्फ वेजल्स के बारे में जानेंगे। जो लिम्फ वेजल्स रहती हैं ये पतली खोखली नलिकाएं होती हैं, यानी ये खोखली नलिकाएं जो आपको हमने दिखाया भी था, ये पतली और खोखली होती हैं। जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं ये कलेक्ट्स लिम्फ फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज। तो ये एक तो कैपिलरीज से, जो अपनी ये लिम्फ कैपिलरीज हैं इनसे कलेक्ट करती हैं लिम्फ। तो ये काम रहता है लिम्फेटिक वेजल्स का। इसी के साथ में ही डिलीवर्स लिम्फ टू लिम्फ नोड्स, इनके साथ ये लिम्फ यानी जो लार या जो द्रव्य है उसको लिम्फ नोड तक पहुंचाती हैं। रिटर्न फ्लूइड्स टू सर्कुलेटरी वेन्स नियर द हार्ट, और हार्ट के पास ये सर्कुलेटरी वेन्स में इसके बाद पहुंचाती हैं। तो ये है। इसके साथ ही राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है, एक होती है थोरैसिक डक्ट होती है। तो ये हम लिम्फेटिक वेजल्स के बारे में जाना। अभी हम जानेंगे जो नेक्स्ट अपना पार्ट है जिसको बोलते हैं लिम्फ नोड्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लिम्फ नोड्स एक गोल अंग होता है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये गोल अंग होता है जो कि लिम्फेटिक नलिकाओं में पाया जाता है। जो लिम्फेटिक नलिकाएं हैं उनके अंतर ये पाया जाता है, जो हमने लास्ट डायग्राम में देखा था। अप्रोक्सीमेटली 500 से 600 लिम्फ नोड्स बॉडी में होती हैं। इनका काम रहता है कि फिल्टर लिम्फ बिफोर इट इज रिटर्न टू ब्लड। तो ये ब्लड में जाने से पहले लिम्फ को ये साफ करती हैं, फिल्टर करती हैं, और ये किडनी के आकार की, जैसे आप किडनी जैसा ये दिखाई दे रहा है, और इनकी जो साइज है वो 1 से 25 mm बताया है। और सबसे मेन काम है इनका फिल्टर करना लिम्फ को। साथ में ही इनके अंदर डिफेंस सेल इन नोड्स, तो ये डिफेंस का भी काम करती है, यानी डिफेंस मैकेनिज्म होती है जो आपको दिखाया हुआ है। मेडुला हाउस विच इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस एंड लिपोसाइट्स विच प्रोवाइड इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस। तो ये दो टाइप का जो डिफेंस है इनको बी एंड टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। इट आल्सो कंटेंट, जो आपको बताया था, फॉरेन जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्सटेंस हैं, इनके लिए मैक्रोफेजेस एंड फगोसाइटोसिस या लिम्फोसाइट्स विच प्रोवाइड इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम। तो ये हमने जाना लिम्फ नोड के कार्य। लिम्फ नोड के कार्य के बाद में हम आगे लिम्फ नोड के जो अदर ऑर्गन्स हैं जो आपको बताया था, ये टॉन्सिल्स इन फेरिंग्स रीजन में है, ये थाइमस ग्लैंड है जो थोरेक्स मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग यूथ, जो बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स, और एक बताया है जो पेयर्स पैचेज हैं, दो स्प्लीन के नीचे की तरफ है। स्प्लीन है ये अराउंड लेफ्ट साइड ऑफ स्टोमक पाया जाता है, और इसके नीचे की तरफ है जिसको पेयर्स पैचेज बोलते हैं, ये इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्प्लीन, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है,
ये स्प्लीन जिसको प्लीहा बोलते हैं। सबसे बड़ा ये लिम्फाइड अंग है। एक तो ये लार्जेस्ट जो लिम्फोइड ऑर्गन है वो बोलते हैं इसको। डिस्ट्रॉय वोर्न आउट ब्लड सेल्स, ये डिस्ट्रॉय करता है जो ब्लड सेल्स होती हैं जो वोर्न आउट हो गई हैं उनको। ये ओवल आकृति का होता है, ओवल शेप्ड का होता है। ये डायफ्राम के नीचे तथा आमाशय के पीछे रहता है, जो आपको दिखाया है स्टोमक के पीछे। और इसके अंदर ये ब्लड सेल्स इन फेटस में ब्लड सेल फॉर्म करता है, एक्ट एज ए ब्लड रिजर्वायर। तो इसको ब्लड रिजर्वायर भी बोल सकते हैं। प्लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिजर्वायर के रूप में रहता है। स्प्लीन के जो कार्य है वो आपको हमने बता दिया कि ये शरीर के संक्रमण से रक्षा करता है, जीवाणु से लड़ता है। लाल रक्त कणिकाएं अविकसित रहती हैं, वह टूट चुकी होती हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। जन्म के पहले बच्चों में रक्त स्प्लीन में ही बनता है। तो बच्चों में ये फेटस रहता है, यानी जो बच्चों के अंदर जन्म से पहले रक्त है वो स्प्लीन में बनता है। तो ये हमने स्प्लीन के कार्य जाने। इसके बाद हम जानेंगे थाइमस के बारे में। तो थाइमस ये आपको दिखाई दे रहा है। फंक्शंस एट पीक लेवल ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड के टाइम में यानी बच्चों में ये पीक टाइम में पीक लेवल में रहता है। ये हार्मोन्स थाइमोसिन हार्मोन है उनको निकालता है, लिपोसाइट्स के रूप में काम करता है। तो ये है थाइमस, फंक्शन इसका बता दिया। थाइमोसिन हार्मोन की उत्पत्ति होती है इसमें। इसके बाद में आता है टोनसिल्स। तो स्मॉल मासेज ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज अराउंड द फेरिंग्स। तो टोनसिल्स हैं ये फेरिंग्स के चारों तरफ होते हैं। ये जीव है, ये उल्ला है, ये टोनसिल्स होते हैं। ट्रैप एंड रिमूव द बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन। तो टोनसिल्स का काम रहता है कि ये बैक्टीरिया और जो फॉरेन मटेरियल्स हैं इनको रिमूव करता है। टोनसिल्स इज कॉज्ड बाय कंजेक्शन एंड बैक्टीरिया। तो ये कंजेशन और बैक्टीरिया, कंजेशन विथ बैक्टीरिया टोनसिलिट्स हो जाते हैं, जो हम बोलते हैं कि टोनसिल्स हो गए हैं। तो ये इसमें विकार उत्पन्न होने से ये कंजेक्शन कर देता है। और ये बहुत ही यूजफुल अंग है जो बैक्टीरिया और फॉरेन मटेरियल्स को से हमको रिमूव करता है। इसके बाद हमने जाना था पेयर्स पैचेज। तो पेयर्स पैचेज होते हैं ये टोनसिल्स ऑफ इंटेस्टाइन बोलते हैं इनको। तो जो आंत के जो टोनसिल हैं वो बोला जाता है पेयर्स पैचेज। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी सूक्ष्मांदर, सूक्ष्म आंत के अंतर्गत पाए जाते हैं। और ये भी क्या करते हैं, बैक्टीरिया और को डिस्ट्रॉय करते हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय का काम करते हैं। तो ये हमने जो अपना लिम्फेटिक सिस्टम है उसके बारे में अध्ययन किया। इसके आगे दिया हुआ है म्यूकोस एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू होता है एक, जिसको माल्ट बोलते हैं। इसके अंतर्गत पेयर्स पैचेज, टोनसिल्स, अदर स्मॉल एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं। ये एक्ट्स एज ए सैनिटल टू प्रोटेक्ट रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के रूप में ये काम करते हैं। तो ये इस लेक्चर में हमने लसिका तंत्र पढ़ा। तो लसिका सबसे पहले हमने बताया कि एक चिपचिपा पदार्थ या लार रहती है, ये सौम्य रस से उत्पन्न होती है। इसके बाद में इसके हमने ऑर्गन्स जाने। इसके अंदर लसिका वाहिनियाँ होती हैं, लसिका परिवहन सिस्टम के बारे में जाना। जो अपने लिम्फ नोड्स जिनको लसिका ग्रंथियाँ बताया है उसके बारे में जाना। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत जो लेक्टियल्स होते हैं वो दुग्ध रंग के होने के कारण उनको लेक्टियल्स बोलते हैं।
और जो सौम्य रस की जो थैली है, जो जिसको सिस्टर्ना बोलते हैं, जो रिजर्वायर के रूप में काम करता है, तो इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। तो ये था अपना लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के बाद में हम नेक्स्ट जो अपना स्रोत है जिसका नाम है अन्वय स्रोत, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। अन्वय स्रोत जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोला है। इससे पहले हमने प्राणवय स्रोत जो वायु को अपने परिवहन सिस्टम में यानी शरीर के अंदर ले जाता है, जिसके अंदर फेरिंग्स, लेरिंग्स, लंग्स, हार्ट, ये सब सिस्टम, इनके बारे में हमने जाना था। हार्ट के बारे में हम कार्डियो सिस्टम में भी जानेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अपना अन्वय स्रोत के बारे में। आप डीप में अध्ययन करने के लिए जो आयुर्वेद के बारे में ज्ञान को चाहने वाले लोग इससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।